जगत भूषण की क्लास में मानव की विवेकशीलता के भाग 6 में आपका सभी साथियों का स्वागत है। आज हम महामानव गौतम बुद्ध के प्रथम वैचारिक संघर्ष क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध के समय गणराज भी था और राजतंत्र भी था। गौतम बुद्ध शाक्य गणराज से थे। शाक्य गणराज और कोलीय गणराज्य रोहिणी नदी के दोनों छोर पर थे। एक छोर पर शाक्य गणराज था तो दूसरी छोर पर कोलीय गणराज था। शाक्य गणराज्य में या अन्य गणराज्यों में जिस युवक की उम्र 20 वर्ष हो जाती थी तो उसे शाक्य गणराज्य की एक संस्था होती थी, सभा होती थी, उसका सदस्य बनना पड़ता था और वह सदस्यता पूरे खुशहाली के माहौल में, एक आकर्षक माहौल में किया जाता था। जब गौतम की उम्र 20 वर्ष की हुई तो गणराज्य के सदस्य बनने के लिए एक सभा बुलाई गई उसके संस्थागार में, सभा भवन में। सभा भवन में सेनापति ने प्रवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उस प्रवेश प्रस्ताव को 3 बार पढ़ा गया, सुनाया गया। उससे संघ की परंपरा थी कि किसी भी प्रस्ताव को 3 बार सुनाया जाता था और उस पर विचार लिए जाते थे और सभी के विचार से, सर्वसम्मति से या बहुमत से वह पारित होता था। जब गौतम संघ के सदस्य बन गए तो सेनापति द्वारा यह बताया गया है कि संघ के सदस्य के रूप में आपको क्या कर्तव्य होंगे। पहला, आपको अपने तन, मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। दूसरा, आपको कभी भी संघ की सभा में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। तीसरा, आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य को दोष पता चलने पर खुलकर कह देना होगा। चौथा, यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित न होकर दोषी होने पर, दोष स्वीकार कर लेने पर, निर्दोष होने पर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। सदस्यता, संघ की सदस्यता कैसे समाप्त होगी इसको ही बताया गया। यदि आप बलात्कार करोगे तो संघ की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि आप हत्या करोगे तो संघ की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, संघ के सदस्य नहीं रह पाओगे।
यदि तुम चोरी करोगे तो संघ के सदस्य नहीं रह पाओगे। यदि तुम झूठी गवाही दोगे तो संघ के सदस्य नहीं रह सकोगे। शाक्य संघ के यही नियम थे। जब सिद्धार्थ 20 वर्ष में सदस्यता ग्रहण किए और 28 वर्ष तक, 28 माने 8 वर्षों तक, 28वें वर्ष तक कोई बड़ी समस्या शाक्य गणराज्य में नहीं आई, लेकिन जब 29वें वर्ष में प्रवेश किए तो शाक्य गणराज्य में और कोलीय गणराज्य में, क्योंकि रोहिणी नदी बीच में बहती थी और रोहिणी नदी के जल का उपयोग खेती के लिए दोनों ओर के लोग करते थे, तो एक समय जल के बंटवारे को लेकर खेती में कृषि करने के लिए वहाँ जो कृषि कार्य में संलग्न थे शाक्य गण के भी लोग और कोलीय गण के लोग भी, दोनों में मारपीट हो गई, दोनों ओर से हताहत हुए। इस पर बड़ा विवाद हो गया। तो शाक्य गणराज्य के, शाक्य संघ के सेनापति ने शाक्य संघ की सभा बुलाई और सभा में यह प्रस्ताव दिया कि कोलीय गण के लोग बार बार शाक्य गण के लोग से झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, विरोध अन्य विवाद का करते हैं। तो आज की सभा में मैं यह प्रस्ताव देता हूं कि एक हम युद्ध करें और युद्ध से इसकी समस्या का समाधान करें। आप अपना विचार इसके समर्थन में या विरोध में दे सकते हैं। गौतम बुद्ध, उस समय तो गौतम ही थे, तो क्योंकि उनकी तर्क करने की शक्ति, तथ्य खोजने की शक्ति, सत्य पहचानने की शक्ति प्रभावशाली थी, उन्होंने कहा, सेनापति के प्रस्ताव के विरोध में खड़ा होकर बोला कि मैं इस युद्ध के प्रस्ताव में, युद्ध के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं, मैं युद्ध के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं इसलिए विरोध करता हूं कि युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। और यह बात और भी महत्वपूर्ण है कि कोलीय गण और शाक्य गण का पारिवारिक संबंध भी है, एक दूसरे के यहाँ रिश्तेदारी भी है। तो परमानेंट दुश्मनी बदल जाए, यह कोई अच्छी बात नहीं। इसके अलावा इस पर गौतम के प्रस्ताव पर और संघ के सेनापति के प्रस्ताव पर मत लिया गया। सेनापति का प्रस्ताव जो था युद्ध करने का, वह बहुमत से पारित हो गया और गौतम का प्रस्ताव अल्पमत में रहा। तो यह संघ का नियम था कि सर्वसम्मत से
या बहुमत से जो निर्णय पारित होगा उसी को अमल में लाया जाएगा। इस बात पर उस दिन संघ की कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इसके बाद दूसरे दिन संघ की सभा बुलाई गई और उस सभा में सेनापति ने अपने प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत किया। गौतम के जो पक्ष में साथी थे वे सीधे बोलने के लिए उनके पक्ष में खड़े नहीं हो रहे थे, लेकिन गौतम ने इस प्रस्ताव का जमकर विरोध किया। कहा कि मैं किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में मैं इस युद्ध के प्रस्ताव को विरोध करता हूं और इसे करता ही रहूंगा। उन्होंने मैंने चिताया भी कि यह जो स्थिति है कौशल नरेश प्रसेनजीत के पक्ष में जाएगा और इसका लाभ प्रसेनजीत उठाएंगे। इससे अच्छा है कि कोलियगण के 2 व्यक्ति और शाक्यगण के 2 व्यक्ति जो 4 होते हैं, 4 मिलकर एक 5वां को चुन लें और इसके समाधान के लिए उनको अवसर दिया जाए। लेकिन पुनः इस प्रस्ताव लिया गया, लेकिन इनका प्रस्ताव बहुमत से खारिज हो गया और सेनापति का प्रस्ताव पुनः पारित हो गया। सेनापति ने बताया कि बहुमत के निर्णय को, सर्वसम्मत के निर्णय को, संघ के निर्णय को नहीं मानने पर क्या दंड का प्रावधान है, क्या दंड दिया जा सकता है। बताया या तो मैं गौतम को अपने सिद्धांत को छोड़कर युद्ध में भाग लेना होगा, या दूसरा मृत्यु दंड स्वीकार करना होगा, या निर्वासन की सजा लेना होगा। तीसरा, गौतम के कुटुंब के सामाजिक बहिष्कार हुए और संघ उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लेगा। उस समय गौतम के पिता सुधोधन राजा थे, शासक का कार्यक्रम कर रहे थे। उनके मन में ये बात आई कि मैं तो अपने विचार से हट नहीं सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने दोष को दूसरे पर कैसे मढ़ूं, इसका प्रभाव माता पिता परिवार पर क्यों पड़े। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मृत्यु दंड नहीं लूंगा, मुझे निर्वासन किया जाए। निर्वासन का दंड उन्होंने स्वीकार किया और उस निर्वासन के आधार पर जो कि चर्चा होती है, गौतम बुद्ध का महानिष्कर्षण, माने जो बुद्ध ने गृह त्याग किया, यह सामान्य सी घटना
बुद्ध को पूरे विश्व की महान बना देती है। वे बोध ज्ञान प्राप्त करते हैं, संबोधि बनते हैं, और यह जो घटना बुद्ध को विश्व के महान चिंतक, विश्व के महान शिक्षक बना देती है, आज हम उसी के रूप में जानते हैं। यह था बुद्ध के प्रथम वैचारिक संघर्ष। क्योंकि जो जगा हुआ व्यक्ति होता है वह तो अपने विचार पर, दूसरे के आक्रमण पर या तो बचाव करेगा, हमला करेगा, तो वैचारिक संघर्ष होगा ही। तो बुद्ध का यह प्रथम वैचारिक संघर्ष की चर्चा आज यही समाप्त होती है। आप लोग सभी इसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अंत में समझे समस्या, खोजे समाधान, बढ़े स्वावलंबन, जगे स्वाभिमान के साथ सभी को धन्यवाद।